मैंने अपनी शादी के लिए गोल्डन कलर का लहंगा पसंद किया था। मेरी माँ को गहरा लाल रंग पसंद था, जबकि फैशन भी लाल रंग का ही था। मगर दिल जो चाहता है बस वही चाहता है। मेरी रंगत भी काफ़ी खिली-खिली सी थी। मुझे पूरा विश्वास था कि मैं गोल्डन रंग में बहुत प्यारी लगूँगी। 1 महीने पहले ही मेरी माँ ने मुझे उपटन बनाकर दे दिया था और मेरी छोटी बहनों को ड्यूटी लगा दी थी कि वह मुझे हर रोज़ उपटन लगाया करे। और भी मैं निखर गई थी, जो भी मुझे देखता, देखता ही रह जाता। मैंने अपने होने वाले पति हार्दिक की तस्वीर देखी हुई थी। हार्दिक बहुत ही हैंडसम लड़का था और मैं अपनी शादी से बहुत खुश थी। सारी रस्में बहुत ही अच्छी तरीके से हो रही थी। हमारे कुछ ही रिश्तेदार घर में जमा थे। मेरी सहेलियाँ भी थीं और मोहल्ले के कुछ ही औरतें थीं। जब से मेरे पापा का देहांत हुआ था, मेरी माँ भीड़-भाड़ से घबराने लगी थी। इसलिए हमने बस कुछ ख़ास-ख़ास मेहमानों को ही बुलाया था और बारात वाले दिन भी मेरी माँ ने मुझे ससुराल वालों को कह दिया था कि बारात थोड़ी ही लाना और मेरे ससुराल वाले भी मान गए थे। शादी के मौके पर मेरी माँ बार-बार पापा को याद करके रो देती थी। अगर आज मलाइका के पापा ज़िंदा होते तो मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। अपनी माँ को दिलासे देती थी, लेकिन जो भी था उन्होंने मुझे और मेरी बहनों को बहुत अच्छे से पाल-पोस कर बड़ा किया था। कभी भी पापा की कमी महसूस नहीं होने दी थी। जब भी मेरी माँ जवानी में ही विधवा हो गई थी, जब सारी जमा पूँजी खत्म होने लगी तो उन्होंने पार्लर का काम सीख लिया और फिर घर के ही एक कमरे में मेकअप का थोड़ा-सा सामान रखकर भगवान पर भरोसा करके काम शुरू किया था। और फिर भगवान ने देखते ही देखते मेरी माँ की मेहनत का फल उन्हें दे दिया था। माँ के हाथों में इस कदर सफाई थी कि बहुत सारी औरतों तो दूर-दूर से शहरों से भी दुल्हन बनने के लिए माँ के पास आती थी। मैंने भी माँ से कहा कि मुझे आप ही तैयार कीजिएगा और माँ ने खुशी-खुशी मेरी बात मान ली थी। मेहंदी की सारी रात मैं सो नहीं पाई थी। अपने फ्यूचर के बारे में सोच-सोच कर जहाँ मैं खुश हो रही थी, वहीं बहुत सारे बहन भी मुझसे लिपट गए थे। मैंने सारी रात दुआएँ माँग कर गुज़ारी थी। सुबह होने में अभी कुछ ही घंटे बाकी थे, जब मेरे मंगेतर हार्दिक का फ़ोन मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर जगमगाने लगा था। यह अचानक से आने वाली कॉल मुझे हैरान कर गई थी, क्योंकि इससे पहले हार्दिक ने कभी भी मुझे इस समय फ़ोन नहीं किया था। लेकिन इस तरह हार्दिक की कॉल आना मुझे खुश भी कर गया था। मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया तो हार्दिक बहुत ही दिल-फ़रेब अंदाज़ में बोला, "मैंने आपको बधाई देने के लिए कॉल किया है। कल आपकी ज़िंदगी का एक नया आगाज़ होने वाला है। मैंने सोचा आपको बेस्ट ऑफ लक बोल दूँ।" मैं हार्दिक की बात सुनकर हँस दी थी। हमने इधर-उधर की कुछ बातें की, फिर हार्दिक ने फ़ोन बंद कर दिया। सुबह हुई तो मेरी छोटी बहन बारी-बारी मुझसे लिपट कर रोती रही थी। मेरी माँ ने भी मुझे खूब सारा प्यार किया था। बारात का समय होने लगा तो मेरी माँ जल्दी से मुझे तैयार करने बैठ गई थी। मम्मी ने अपना सबसे अच्छा मेकअप निकाला था। उन्होंने कई घंटे लगाकर मुझे दुल्हन बनाने में खर्च कर दिए थे। जब मैं पूरी तरह तैयार हो गई तो मेरी माँ ने मेरी नज़र भी उतारी थी और मेरी माँ ने मेरे सर से कई नोट उतार कर गरीबों में भी बाँट दिए थे और फिर जल्दी से मेरी माँ ने मेरे चेहरे पर घूंघट गिरा दिया था। कहने लगी, "मलाइका तुम्हें मेरी कसम है, घूंघट मत उठाना और ना ही अपना चेहरा खुद भी देखना। तुम्हारी छोटी बहनें या तुम्हारी सहेलियाँ विनती करें तो तुम्हारी सास हुक्म दे, तुम्हारा यह घूंघट हटाना नहीं चाहिए। तुम्हारा यह घूंघट तुम्हारे पति ही हटाएँ।" माँ की बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान हो गई। मैं बोली, "लेकिन माँ, घूंघट का ज़माना गुज़र गया है। अब तो दुल्हन तो अपनी शादी पर भी डांस करती हैं। अगर मैं घूंघट करके गई तो सब मेरा मज़ाक उड़ाएँगे।" मेरी माँ बोली, "एक दिन का मज़ाक अच्छा है, कम से कम तुम्हें नज़र तो नहीं लगेगी। मेरी शादी में भी मुझे नज़र लग गई थी और देखो शादी के कुछ ही सालों में मैं विधवा हो गई थी।" मेरी माँ यह कहते हुए रो पड़ी थी कि आँसू एक ऐसी चीज़ है जिसके आगे
मैं हथियार डाल देती थी। मैं बोली, माँ आप जैसा कहेंगी वैसा ही करूँगी, रोने की ज़रूरत नहीं है। ना मैं खुद को देखूँगी और ना किसी को देखने दूँगी। आपसे वादा करती हूँ पहली बार मेरा चेहरा सिर्फ़ हार्दिक ही देखेगा। मेरी बात सुनकर मेरी माँ खुश हो गई थी। 1 घंटे में मैं अपने आप को समझाने में निकाल चुकी थी, क्योंकि मेरा बड़ा भी ही दिल कर रहा था कि मैं अपने आप को दुल्हन बना देखूं। कम से कम मेरी माँ मुझे अपना चेहरा देखने की इजाज़त तो दे देती। क्या मैं खुद को भी नज़र लगा देती? लेकिन माँ के आगे मजबूर हो गई थी, क्योंकि माँ ने मुझे मना किया था कि तुम खुद को भी नहीं देखोगी। और जब मेरी बारात आई तो मेरा ध्यान दूसरी तरफ लग गया था। अब मैं अपने फ्यूचर के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी और इंतज़ार कर रही थी कि कब मुझे स्टेज पर बैठने के लिए बुलाया जाएगा। पंडित जी आए और शादी की रस्में भी शुरू हो गई थी। शादी की सारी रस्में बड़ी ही खुशी-खुशी पूरी हुई थी और फिर आधे घंटे में ही हुआ था कि विदाई का शोर भी होने लगा था। फिर मुझे पता चला कि मेरी माँ ने मुझे दूल्हे के साथ स्टेज पर भी बैठने के लिए मना कर दिया था। तो मुझे अपनी माँ की सोच पर बहुत अफ़सोस हुआ था। साथ ही साथ मेरा जी चाह रहा था अपना सिर पीट लूँ। भला मेरी माँ को इतना डर क्यों सता रहा था? अगर मैं स्टेज पर बैठ जाती और हार्दिक से के साथ 1-2 तस्वीर बनवा लेती तो क्या बिगड़ जाती? शादी की यह तो हमेशा यादगार रहती है और इन्हें तस्वीरों में ही कैद किया जाता है। लेकिन मेरी माँ ने मेरी यह खुशी भी मुझसे छीन ली थी। ख़ैर मैं क्या कर सकती थी? मैं विदा होकर अपने पति के घर गई। विदाई से पहले मेरी माँ ने मेरी सास से कह दिया था कि दुल्हन का घूंघट आज मत हटाना, क्योंकि हमारे यहाँ शादी के पहले दिन घूंघट हटाना अपशगुन माना जाता है। तो अब वो दुल्हन का घूंघट शादी की पहली रात हार्दिक को ही हटाने देना। मेरी सास ने भी मेरी माँ की बात मान ली थी। मेरी सास ने 1-2 रस्म करने के बाद मुझे हार्दिक के कमरे में बिठा दिया गया था। अब मैं हार्दिक के आने का इंतज़ार कर रही थी। अब तो मुझे नींद भी आने लगी थी कि तभी कमरे का दरवाज़ा खोलकर हार्दिक अंदर आया था। हार्दिक मेरे पास आकर बोला, शीतल आज तुम्हारे साथ पाकर मैं बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा मुँह दिखाई का तोहफ़ा भी लेकर आया हूँ, जो तुम्हारी तरह ही खूबसूरत और नायाब है। यह कहते-कहते हार्दिक ने मेरा घूंघट पलट दिया था और हीरे का ब्रेसलेट मेरे सामने रख दिया। मैंने नज़र उठाकर हार्दिक की तरफ देखा, लेकिन हार्दिक के चेहरे के हाव-भाव देखकर मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि हार्दिक जिस घूंघट से चमकते हुए अंदर आया था और मेरा घूंघट हटाया था चेहरे से, अब वो खुशी गायब थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिल्कुल भी नहीं थी। उसकी आँखों में उगने वाले जज़्बात मध्यम पड़ चुके थे। अब वहाँ गुस्सा ही गुस्सा था। मैं हैरानी से उसका मुँह तकती रह गई थी। हार्दिक ने एकदम से मुझे कलाई से पकड़ा और बिना कुछ कहे घसीटता हुआ बाहर ले गया था। वह बोला, माँ यह देखें, मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। हूर दिखाकर लंगूर मेरे पल्लू बाँध दी गई है। मेरी सास भी हैरान रह गई थी। उन्होंने भी अपना सर पीट लिया था। बोली, यह क्या मनहूस शक्ल मेरे बेटे के पल्ले बाँध दी है। इकलौता बेटा है मेरा। हरगिज़ भी इस काली कलूटी लड़की को अपने घर की नहीं रखूँगी। अरे मुझे तो बड़ी ही खूबसूरत लड़की दिखाई गई थी, लेकिन यह तो बड़ी ही बदसूरत लड़की है। हार्दिक भी गुस्से से पागल हो रहा था और मैं हैरान और परेशान अपनी जगह खड़ी हुई थी। मैं बदसूरत बिल्कुल भी नहीं थी। तो मैं बदसूरत बहुत ही खूबसूरत थी। जो भी मुझे देखता था मुझसे नज़रें हटाना भूल जाता था। फिर ये लोग मुझे बदसूरत क्यों कह रहे थे? मुझे समझ नहीं आ रहा था। हार्दिक गुस्से से चीखने लगा, कहने लगा, माँ इन लोगों ने हमें धोखा दिया है। खूबसूरत लड़की दिखाकर बदसूरत लड़की हमारे पल्ले बाँध दी है। लेकिन मैं इन धोखेबाजों लोगों से निपटना अच्छे से जानता हूँ। यह क्या समझती है कि एक बार शादी हो गई तो धोखे की बुनियाद पर अपना घर बसा लेगी? ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। मैंने बहुत डरते-डरते बोली थी, हार्दिक मेरा कसूर क्या है? हार्दिक बोला, शीतल मैं पूरे होशो-हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। तुम वो लड़की हो ही नहीं जिसे मैंने अब तक अपनी पत्नी के रूप में देखा है और अपने दिल में जगह दी है। मैं हार्दिक को समझाती रही, हार्दिक मेरी बात समझने की कोशिश करो, ज़रूर कुछ गड़बड़ है, कुछ गलतफ़हमी का शिकार हो गए हो। लेकिन हार्दिक ने मेरी एक ना सुनी और मुझे उसी रात
के अंधेरे में घसीटता हुआ बाहर ले गया, गाड़ी में बिठाया और मुझे मेरे घर से कुछ ही दूर पर छोड़कर चला आया। मैं रोती-पीटती अपने घर आ गई। घर में सब लोग शादी के हंगामे की वजह से थके-हारे अपने-अपने कमरे में सोए पड़े थे। जी चाहा अपनी माँ के गले लिपटकर इतनी ज़ोर से रोऊँ कि मेरी चीख से पूरा आसमान हिल जाए। कितनी अरमानों से हार्दिक की दुल्हन बनकर उसके साथ गई थी। सुहाग की सेज पर बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन न सब कुछ एक ही पल में खत्म हो गया था। हार्दिक ने मुझे कितनी बेदर्दी से घर से निकाल दिया था। मुझे हार्दिक से इस व्यवहार की उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे रात के अंधेरे में इस तरह से घर से निकाल देगा। कम से कम वो मुझसे बात तो करता। जो भी गलतफ़हमी थी वो हम मिलकर दूर कर लेते, लेकिन उसे यह करना ज़रूरी नहीं समझा। हार्दिक की इस गिरी हुई घटिया हरकत और सोच पर मुझे दुःख और अफ़सोस हुआ था। मैं अपने लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे में चली गई थी। माँ के कमरे में जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मेरी माँ तो कितने सुकून की नींद सो रही होगी, यह सोचकर कि आज उनकी बेटी की ज़िंदगी की नई शुरुआत है। मुझे समझ नहीं आ रहा था हार्दिक ने मुझे बदसूरत क्यों कहा था। सिसकते हुए मैं कमरे में लगे ड्रेसिंग टेबल के आईने के सामने आकर खड़ी हो गई थी। और जब मैंने अपने आप को आईने में देखा तो मेरा दिल धक से रह गया था, क्योंकि शीशे में तो एक बहुत ही काली सी लड़की खड़ी हुई थी, जिसके चेहरे पर बहुत ही बेढंगा सा मेकअप किया गया था। और इस अजीब से बेढंगे मेकअप की वजह से मैं और भी ज़्यादा भयानक बदसूरत लग रही थी। मेरे काले कलुटे चेहरे पर लिपस्टिक फैलकर इधर-उधर हो गई थी, जो मुझे और भी डरावना बना रही थी। मेरी आँखों से आँसू बहने लगे थे। मैं समझ गई थी यह सब किया धरा मेरी माँ का है। उन्होंने ही मेरे साथ यह खेल खेला है। इसलिए मुझे आईना देखने के लिए मना कर रही थी। कह रही थी किसी को भी अपना चेहरा मत दिखाना, सिवाय अपने पति के। मगर उन्होंने ऐसा क्यों किया था, मेरी समझ से बाहर था। रो-रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था। मेरा जी चाहा अभी के अभी अपनी माँ से पूछूं कि आपने मेरे साथ ऐसा घिनौना खेल क्यों खेला, और गुस्से की हालात में मैं अपनी माँ के कमरे में चली आई। और जैसे ही कमरे में पहुंची तो मेरी माँ को मैंने दुल्हन बना पाया था। मुझे लगा जैसे अब मैं सांस भी नहीं ले पाऊंगी। मेरी माँ ने अपनी शादी वाला लहंगा पहना हुआ था, जेवरात से लदी, ब्रांड मेकअप किए हुए थे। अपनी माँ को देखकर गुस्से से खड़ी की खड़ी रह गई थी। मैं आगे बढ़ी। मैं बोली, आखिर आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? ऐसा मैंने क्या बिगाड़ा था आपका? मेरी माँ दुल्हन बनी हुई थी और धीरे-धीरे कुछ गुनगुनाते हुए डांस भी कर रही थी। बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। मुझे सामने देखकर वो कुछ पल के लिए मेरी तरफ देखती रही और फिर चकराकर ज़मीन पर गिर पड़ी थी। मैं हक्का-बक्का उनको तकती रह गई थी। मैंने जल्दी से झुककर ज़मीन पर गिरी अपनी माँ को झंझोड़ दिया था। मैं चीख-चीख कर कह रही थी, उठकर मेरे हर सवाल का जवाब दें। आपने मेरे साथ यह सब क्यों किया? मेरी चीख की आवाज़ से मेरी बहन भी जाग गई थी। वह भी भागकर मेरी माँ के कमरे में आ गई थी और सामने का मंज़र देखकर वह भी हैरान और परेशान खड़ी थी। मुझसे 2 साल छोटी मेरी बहन रिया आगे बढ़ी थी। उसने जल्दी-जल्दी मेरी माँ की ज्वेलरी और मेकअप उतारा था। रिया की देख-रेख मेरी छोटी बहन भी मेरी तरफ आई थी और मेरे चेहरे से वह काला मेकअप साफ करने लगी। इतनी देर से ही एम्बुलेंस भी आ चुकी थी। न जाने किसने कॉल की थी। हम तीनों बहनें माँ को लेकर अस्पताल पहुँचे थे। डॉक्टर ने बताया कि आपकी माँ कोमा में चली गई है। यह खबर सुनकर मुझे अपना दिमाग फटता हुआ महसूस हुआ था। अचानक ही मेरी आँखों के सामने अंधेरा फैल गया था। जाने कितनी देर यूँ ही गुज़र चुकी थी। मैं चकरा कर ज़मीन पर गिर गई थी। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल के ही बेड पर पाया था। रिया मुझे होश में देखकर मुझसे लिपट कर रोने लगी, बोली, दीदी, हम आपकी छोटी बहनें हैं। अगर आप इस तरह टूट कर बिखर जाएंगी तो फिर हमारा सहारा कौन बनेगा? आपको इस तरह टूटता देखकर तो हम आपसे पहले ही टूट जाएंगे। माँ कोमा में है, आप बिस्तर से लग चुकी हैं। हमें आपके साथ की ज़रूरत है दीदी। भगवान के लिए खुद को सँभालें, हमें भी सँभालें और हमें दिलासा दें। मेरी
मेरा जी चाह रहा था कि मैं पूरी दुनिया को तहस-नहस कर दूँ, लेकिन मुझे मेरी छोटी बहनों की खातिर हिम्मत करना ही पड़ा था। मैं उठकर बैठी थी। रह कर हार्दिक का ख़्याल भी मेरे दिमाग में आ रहा था कि यह एक बार हार्दिक के सामने जाकर खड़ी हो जाऊँ और उससे पूछूँ, देखो यह है मेरा असल चेहरा। तुमने मेरी बातें सुने बगैर ही मुझे मेरे घर से धक्के देकर निकाल दिया। क्या यही थी तुम्हारी मोहब्बत जो शादी से पहले तुम दम भरा करते थे? कितना खुशनसीब समझा करती थी मैं खुद को जब हार्दिक फ़ोन पर मुझसे अपनी मोहब्बत का इज़हार किया करता था। मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाता और कहता, मलाइका मैं तुम्हारी एक झलक देख कर ही तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। जब से तुम्हारी तस्वीर देखी है मेरा जी चाहता है अभी के अभी तुम्हें दुल्हन बनाकर अपने घर ले आऊँ। और हार्दिक की बेचैनी पर मैं हँस देती थी। लेकिन आज हार्दिक ने मेरा दिल तोड़ दिया था। उसकी मोहब्बत जज़्बाती थी। उसने कुछ ही पल में मेरा मान, गुरूर, मेरी मोहब्बत सब कुछ चकनाचूर कर दिया था। मैं खुद को सँभालते हुए उठी और अपनी माँ के पास गई। वो दुनिया जहान से बेखबर पड़ी सुकून की नींद सो रही थी। उसके पास बैठकर बोली, माँ मैं आपको मरते दम तक आपका ध्यान रखूँगी। हर पल आपकी सेहत की दुआ करूँगी। इसलिए नहीं कि मुझे आपसे किसी भी तरह की कोई हमदर्दी या लगाव है। ना ही इसलिए कि मैं आपके लिए परेशान हूँ, क्योंकि आपने जो कुछ मेरे साथ किया है, आपके लिए मेरे दिल में सिर्फ़ और सिर्फ़ नफ़रत के जज़्बात हैं। आपने मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। मैं आपके लिए सिर्फ़ ध्यान रखना चाहती हूँ। आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएँ और मुझे यह बता सकें कि आप मुझे किस जुर्म की सज़ा दे दे रही थी। इतना कहकर मैं कमरे से निकल आई थी। रिया और मेरी छोटी बहन सिया ने मुझसे पूछा कि दीदी आपकी तो शादी हो गई थी, फिर आप रात में घर कैसे पहुँची? मैंने उनसे किसी भी तरह की कोई बात नहीं छुपाई थी और साफ शब्दों में बता दिया था कि हार्दिक ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया है और शायद 1-2 दिन में वो मुझे तलाकनामा भी भेज देगा। मेरी दोनों बहनें हैरानी से मुझे तकती रह गई थी। उन्होंने तो मेरी बात मानने से भी इनकार कर दिया था। उन्होंने मुझे तलाक की वजह पूछी तो मैंने उनसे कह दिया कि मैं वजह नहीं जानती, बस माँ जानती है। तुम दुआ करो कि किसी तरह मम्मी ठीक हो जाए और फिर मैं उनसे पूछ सकूँ कि आखिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। रिया और सिया काफ़ी देर तक मुझसे लिपट कर रोती रही थी, मगर मेरे आँसू तो सूख चुके थे। मम्मी को कोमा में गए हुए तीसरा ही दिन था कि हार्दिक ने मुझसे मुझे तलाकनामा भी भेज दिया था। मैंने उन पर साइन भी कर दिए थे, क्योंकि हार्दिक की तरफ से मेरे दिल में अब कोई जज़्बात नहीं रहे थे। मेरा दिल हर जज़्बात से खाली हो चुका था। माँ को कोमा में गए हुए 1 हफ़्ता गुज़र गया था। मैं घर और अस्पताल के सारे मामले अपने ज़िम्मे ले लिए थे। अपनी दोनों बहनों को कह दिया था कि तुम दोनों अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं माँ के इलाज के लिए किसी तरह की कोई कमी नहीं होने दे रही थी। माँ की हालत किसी भी तरह सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने डॉक्टर से इस बारे में पूछा तो डॉक्टर ने कहा, ऐसा लगता है जैसे आपकी माँ के सर से कोई भारी बोझ उतर गया है और अब वह ठीक होना ही नहीं चाहती। वो दिमागी तौर पर खुद को मौत के लिए तैयार कर बैठी हैं। मैंने बड़े अविश्वास से डॉक्टर की बात सुनी थी। ऐसा हो कैसे हो सकता है था कि मेरी माँ मुझे नर्क में धकेल कर एकदम सुकून से सो गई हो। मैंने सोच लिया था कि मैं तब तक अपनी माँ की देखभाल करती रहूँगी जब तक मुझे मेरे सवालों के जवाब न दे दें। मैंने अपनी माँ से पार्लर का काम सीख लिया था। अब उसकी गैर मौजूदगी में घर के खर्चे चलाने के लिए मैंने अपनी पार्लर चलाना शुरू कर दिया था। मेरी माँ के सभी कस्टमर मेरे काम से खुश हुए थे, इसलिए मुझे किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था। रिया और सिया को भी अच्छे से सँभाल रही थी, मगर मैं खुद को सँभालने में नाकाम रही थी। मैं सारी-सारी रात सो नहीं पाती थी। आईने के सामने खड़ी होकर खुद से सवाल करती थी, आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा किया गया था? मेरी माँ तो मुझसे कितनी मोहब्बत करती थी, फिर उन्होंने मेरे साथ ही धोखेबाज़ी क्यों की थी? और मुझे इस तरह दुखों और दर्द में धकेल कर कैसे सुकून से सो रही थी। लेकिन अब मैं भी उनका सुकून बर्बाद करने की ठान चुकी थी। मैं हर रोज़ 1-1 घंटा माँ के पास बैठकर आती थी और इधर-उधर की बातें करती थी। एक दिन मैं बोली, माँ सी
माँ सिया और रिया का रिश्ता बहुत ही अच्छे घर से आया है। दोनों का रिश्ता एक ही घर से आया है। दोनों भाई बहुत ही अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, खाते पीते हैं। दोनों बहनें एक साथ रहेंगी और खुश रहेंगी। मगर आप जानती हो, मैं उन दोनों के साथ भी वही सब कुछ करूँगा जो आपने मेरे साथ किया था। मैं उन दोनों का बिल्कुल वैसा ही मेकअप करूँगी जैसा आपने मेरा किया था। मैं रोज़ माँ के पास जाती रहती। कभी कभी मैं कहती मैं उन दोनों का रिश्ता पक्का कर चुकी हूँ, कभी कहती कि कुछ दिनों में मैं उनकी शादी करने वाली हूँ। लेकिन जब यह शादी बस नाम की शादी होगी। देखना माँ, जिस तरह मैं शादी की रात लूटी-पीटी घर आई थी, उसी तरह रिया और सिया भी उजड़ी हुई हालत में शादी की पहली रात ही घर वापस आ जाएँगी। आपने मेरे साथ जो कुछ किया होगा, सोच समझ कर ही किया होगा। फिर अब सब कुछ वैसा ही तो मुझे भी रिया और सिया के साथ करना पड़ेगा ना। यह आपका ही दिखाया हुआ रास्ता है, जिस पर मैं चल रही हूँ। मैं अपनी माँ को दिमागी तौर पर परेशान करना चाहती थी, ताकि वह धीरे-धीरे ज़िंदगी की तरफ लौट आए और उसे होश आ जाए, और मैं अपनी कोशिश में कामयाब हो रही थी, क्योंकि डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि तुम्हारी माँ ठीक होने की कोशिश कर रही हैं। उनकी हालत में काफ़ी सुधार हो रहा है। यही तो मैं चाहती थी। यूँ ही पूरे 5 महीने कोमा में रहने के बाद एक दिन माँ को होश आ गया था। मुझे डॉक्टर का फ़ोन आया कि आपकी माँ मलाइका मलाइका पुकार रही है। आप जल्दी से आकर उनसे मिल लें। माँ के होश में आने के का नाम सुनकर मेरी आँखों से खुद ब खुद के गवाह थे, जो मैंने 5 महीनों में गुज़ारा था। मैं अस्पताल पहुँची तो मेरी माँ मेरी तरफ देखकर रोने लगी। वो बोली, मलाइका देख, मैं ठीक हो गई हूँ कि कुछ दिन इंतज़ार कर ले, फिर अपनी बहनों की शादियाँ कराना। मैं फिर अपनी बेटियों की शादी में शामिल होना चाहती हूँ। मैंने कहा, मम्मी, परसों ही उनकी बारात है, कार्ड भी बँट चुकी है। अब मैं शादी को कैसे आगे बढ़ा सकती हूँ? आप चिंता मत करें, मैं आपकी कमी हरगिज़ भी महसूस नहीं होने दूँगी और ख़ानदानी रिवाज के अनुसार ही दोनों का वैसा ही मेकअप करूँगी जैसा आपने मेरा किया था। मेरी बात सुनकर मेरी माँ रोने लगी, कहने लगी, उन्हें किसी भी तरह की कोई तसल्ली या दिलासा नहीं दिया था। बगैर उनसे कुछ भी बात कहे मैं उठकर खड़ी हो गई और बाहर निकल आई। पीछे से मेरी माँ मुझे मलाइका मलाइका कहकर पुकारती रही। 2 दिन तक मैं अपनी माँ के पास यूँ ही आँख मिचौली खेलती रही। तीसरे दिन मेरी माँ रोते हुए मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी। तब मैंने पहली बार माँ से कहा, माँ, आपने मेरे साथ इतना बड़ा जुर्म क्यों किया था? मैं सच जानना चाहती हूँ। आप मुझसे कोई भी बात मत छुपाइए। आज माँ की तबीयत भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। वो रोते हुए कहने लगी, पहले तो मेरी पूरी बात सुन लो। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएँगे। आज से 25 साल पहले की बात है। मैं जवान थी, हसीन थी, लेकिन मेरा नसीब एकदम काला था। मैं जब 4 साल की थी तभी बचपन में ही मेरा रिश्ता तय हो गया था। मेरी माँ भी एक बहुत ही अच्छी सहेली थी। उन्होंने ही अपने बेटे के लिए बचपन में ही मुझे माँग लिया था। सुनीता आंटी के बेटे का नाम मुकुल था। बचपन से ही यह बात सुनती आ रही थी कि मनीषा तो मुकुल की है, और मुकुल का नाम सुनकर मेरे दिल में मुकुल के लिए मोहब्बत पैदा होने आम बात सी थी। पूरे खानदान में फैल चुकी थी कि मेरी शादी बड़े होने पर मुकुल के साथ कर दी जाएगी। बड़ों के मुँह से हर वक़्त यही बात सुनती रहती थी, तो दिल में मुकुल की मोहब्बत पैदा होने लगी थी। मैं जैसे-जैसे बड़ी होती गई, मेरे दिल पर मुकुल का कब्ज़ा होता चला गया था। बचपन से ही मैं और मुकुल अच्छे दोस्त थे, और शायद बचपन में ही रिश्ता तय होने की वजह से उसके दिल में भी मेरे लिए मोहब्बत पैदा हो गई थी, क्योंकि हम हमेशा एक-दूसरे के साथ ही पाए जाते थे। हम दोनों एक-दूसरे से अपने दिल की सारी बातें भी शेयर करते थे। वह बीए पास करके अमेरिका और अच्छी पढ़ाई करने के लिए चला गया था। वह मुझसे वादा करके गया था कि वह हमेशा मेरा ही रहेगा, मगर 1 ही महीने में मुझे महसूस होने लगा कि वह बदल गया है। वह मुझसे दामन छुड़ाने लगा था। पहले-पहले तो ढेरों खत भेजा करता, फिर उसने खतों का सिलसिला भी बंद कर दिया था। एक दिन मैं अपनी होने वाली सास के गले लगकर खूब रोई थी। उनसे शिकायत भी की कि आंटी, मुकुल बदल गया है, ज़रूर वह किसी फिरंगी के इश्क में पड़ गया है। सुनीता आंटी ने मेरे सर पर हाथ फेरा और बोली, पागल मत बनो, मैं किसी भी फिरंगी को अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। चला लेने दो उसे इश्क। कुछ महीने
उसमें तुम्हारा चाहता ही क्या है? अब मैं सुनीता आंटी को क्या समझाती कि इश्क मोहब्बत में यह सब कुछ नहीं चलता। मोहब्बत तो यही चाहती है जो हमारा है वह सिर्फ हमारा ही रहे, किसी दूसरे की तरफ निगाह उठाकर भी ना देखे। और समय गुजरता गया, मैंने खुद को खरीदारी में बिजी कर लिया था, हर काम में परफेक्ट हो गई थी। मैं पार्लर का काम सीख लिया था। 2 साल मैंने बड़े ही तकलीफ में गुजारे थे, मगर वक्त का यही काम है कि जैसा भी हो गुजर ही जाता है। मुश्किल समय भी गुजर गया था। मैं यह नहीं जानती थी कि अब और भी मुश्किल समय शुरू होने वाला है। मुकुल जब वापस लौटा तो उसकी आंखों में मुझे अपने लिए कोई भी मोहब्बत नजर नहीं आई थी। मुझसे निगाहें बदल गया था। मैंने एक बार फिर से अपनी होने वाली सास के सामने अपने दर्द निकाले थे। मेरी होने वाली सास ने मुझे फिर से दिलासा दिया कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं मुकुल को समझाऊंगी, तुम ही मेरी घर की बहू बनोगी। इसके अलावा मैं किसी दूसरी लड़की को बहू नहीं बनाऊंगी। मैं भी अब मुकुल के आगे पीछे फिरने लगी थी। एक दिन सुनीता आंटी ने मुझे घर बुलाया, कहने लगी, मनीषा जल्दी से घर आ जाओ, आज हम दोनों मिलकर मुकुल की पसंद का खाना बनाएंगे और इस तरह तुम दोनों अकेले बैठकर बात भी कर लेना और सारे गिले शिकवे दूर कर लेना। मैं खुशी खुशी राजी हो गई। मैंने और सुनीता आंटी ने 3 घंटे लगाकर मुकुल की पसंद का खाना बनाया था, लेकिन मुकुल ने यह कहकर खाने से इनकार कर दिया कि वो बाहर से खाना खाकर आया है। मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। फिर मुकुल ने मुझे बुलाया और कहा कि छत पर आ जाओ, तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। मैं जल्दी-जल्दी छत पर गई तो मुकुल ने मेरे हाथ में मेरी मंगनी की अंगूठी थमा दी। वो अंगूठी में मैंने मुकुल को अमेरिका जाने से पहले पहनाई थी। मुकुल बोला कि अब मैं यह मंगनी और आगे नहीं चला सकता और ना ही तुमसे शादी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करने लगा हूँ। एक ही पल में मेरी आँखों से मोटे-मोटे आँसू बहने लगे थे। मैं रोते हुए बोली, मुकुल, तुम नहीं जानते क्या कि ये अंग्रेज़ी औरतें वफ़ादार नहीं होती। तुम उनकी खातिर मुझे छोड़ो, मत छोड़ो। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, बचपन की मोहब्बत हूँ। तो मेरी यह तो सोचो कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी। इतना बड़ा जुर्म मेरे उम, ऊपर मत करो। मुकुल, मुझे खुद से जुदा मत करो। आँसू बहकर मेरी गालों से नीचे आ रहे थे, लेकिन मुकुल को मेरी हालत पर ज़रा भी तरस नहीं आया। मुकुल बोला, मैं किसी अंग्रेज़ औरत से प्यार नहीं करता, बल्कि मैं तो रवीना से शादी करना चाहता हूँ। मुकुल के शब्द मुझ पर बिजली बनकर गिरे थे। मुकुल ने तो मेरी छोटी बहन रवीना का नाम लिया था। मेरे मुँह से कोई दूसरा शब्द निकल ही नहीं पाया था। मुकुल कहने लगा, जब मैं अमेरिका गया था तब से मैंने और रवीना के बीच खतों के ज़रिए बातचीत होने लगी थी। उसके बाद मैंने रवीना के लिए अपने एक दोस्त से मोबाइल फ़ोन भी भिजवाया था और इस तरह हमारी मोहब्बत और भी परवान चढ़ने लगी थी। हम एक-दूसरे से मोहब्बत कर बैठे हैं। मुकुल मेरे हाथ में मंगनी की अंगूठी थमाकर सीढ़ियों से उतरता चला गया था। मैं कितनी देर तक खड़ी रही थी, दिमाग में आंधियाँ सी चल रही थी। ऐसा कैसे हो सकता था? मेरी बहन ने ही मेरी पीठ पीछे छुरा घोंप दिया था। मैं आधी तूफान की तरह घर पहुंची थी। मैंने रवीना के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। मेरा गुस्से के मारे बुरा हाल था और उसके बाद मेरा हाथ रुका नहीं था। मैं उसे थप्पड़ पर थप्पड़ मारती चली गई थी, साथ ही साथ कह रही थी, तुम्हें इश्क लड़ाने के लिए मेरा ही मंगेतर मिला था। वह रोते हुए बोली, दीदी, इश्क पर किसी का जोर नहीं चलता, यह बस हो जाता है। मुझे नहीं पता कब मुझे मुकुल से इश्क हो गया। यह खबर देखते ही देखते घर में आग की तरह फैल चुकी थी। हर किसी ने उन दोनों पर लानत भेजी थी। मेरे पापा ने रवीना का रिश्ता मुकुल को देने से इनकार कर दिया था, तो मुकुल ने ऐलान कर दिया कि मैं छत से कूदकर जान दे दूँगा। उधर रवीना भी जिद पर अड़ी हुई थी कि अगर मेरी शादी मुकुल से नहीं हुई तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी। मुकुल अपने माँ-बाप का इकलौता बेटा था और उसकी माँ उसकी धमकी में आ गई थी। उन्होंने अपने दोनों हाथों जोड़कर मेरे पापा से विनती की कि उम उम, रिश्ता मुकुल के लिए दे दो। पापा ने भी नहीं न पसीजे तो सुनीता आंटी पापा के कदमों में गिर पड़ी थी, रोते हुए अपने बेटे की ज़िंदगी की भीख मांगने लगी और ज़्यादा पत्थर दिल न हो सकते थे। मैंने भी
चुप सी साध ली थी। मुकुल और रवीना की शादी कर दी गई। मैं पूरा समय कमरे से बाहर नहीं निकली थी। मेरे अरमानों की अर्थी सी निकल गई थी। मैं किस दिल से बाहर शादी में शामिल होती। रोते-रोते मेरी आँखें सूज गई थी। वो दोनों अब अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहे थे, जबकि मेरे लिए भी अब आए दिन रिश्ते आते थे। मगर जैसे ही उन्हें पता चलता कि मेरी मंगनी टूट चुकी है, तो वह मुझसे ठुकरा कर चले जाते। पापा मेरी चिंता में समय से पहले बूढ़े हो गए थे। हमें खबर मिली कि रवीना उम्मीद से है। सब घर वाले मुझसे छुप-छुप कर खुश होते थे। उन्हें लगता था कि कहीं मेरी हाय मेरी बहन को न लग जाए। लेकिन जब मंगेतर ही बेवफ़ा निकला तो बहन से कैसा गिला-शिकवा। मैंने कभी भी अपनी बहन को बद्दुआ नहीं दी थी, मगर मेरे हर रोज़ की तकलीफ़, मेरे आँसू शायद उसे खा गए थे। मेरी आह उसे ले डूबी थी। बच्चे को जन्म देते ही रवीना मर गई थी और बच्ची ज़िंदा बच गई थी। नन्ही-सी बच्ची को मुकुल के घर में सँभालने वाला कोई भी नहीं था और इस तरह मुकुल की माँ नन्ही-सी बच्ची की खातिर एक बार फिर से अपनी झोली फैलाए पापा के सामने खड़ी थी। कहने लगी, "मनीषा का रिश्ता मुकुल के लिए दे दो। यह छोटी-सी बच्ची भी आपका ही खून है। इसे एक माँ की ज़रूरत है और मनीषा के अलावा कोई इसे सगी माँ की ममता नहीं दे सकता।" हालात पापा के सामने भी थे। मुझे कोई भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, तो पापा ने मेरा रिश्ता मुकुल से तय कर दिया। मैं मुकुल की दुल्हन बनकर मुकुल के घर आ गई, मगर मुकुल भी मुझसे बात नहीं करता था। मुकुल शायद मेरी किस्मत में था ही नहीं। शादी को कुछ ही साल हुए थे कि मुकुल मुझसे बिछड़ गया था। मैं शादी से के कुछ ही साल में विधवा हो गई थी। तुम जानती हो मुकुल कौन है? माँ के सवाल पर मैं एकदम से चौंक गई थी। मैंने कहा कि मुकुल को नहीं जानती, तो माँ कहने लगी कि तुम्हारा बाप, मुकुल, जिसे शादी के बाद मैंने कभी मुकुल कहकर नहीं पुकारा था, क्योंकि मुकुल नाम से मुझे बेवफाई की बू आती थी। शायद इसलिए तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे बाप का नाम मुकुल था। बात सुनकर मैं हैरान नज़रों से माँ की तरफ देखने लगी। आज तक बाप माँ ने कभी भी स्कूल में मेरे पापा की जगह पर पापा का नाम नहीं लिखवाया था, हमेशा खुद का ही नाम लिखती थी और यह बात मुझे हैरत में डालती थी। माँ कहने लगी, रवीना की बेटी तुम हो मलाइका। माँ की बातें सुनकर मुझे लगा जैसे मेरा सांस रुक गया हो, दिल ही की धड़कनें थम गई हो। क्या मेरी माँ जो मेरे सामने औरत बैठी वह नहीं थी? रवीना कौन थी? मैं उसको नहीं जानती थी और ना ही कभी उसकी चर्चा सुनी थी और ना ही कभी उसकी कोई तस्वीर देखी थी। मैंने तो हमेशा अपनी माँ को ही माँ माना था। मेरी माँ रोने लगी, कहने लगी, पूरे 2 साल तक तुम्हें अपनी गोद में उठाए-उठाए फिरती रही। तुम ज़रा-सा भी रोती तो मुकुल मुझे कहता, तुम सौतेली माँ हो ना, तभी तो बच्ची तुम्हारे साथ घुली-मिली नहीं है और तुम्हारी गोद में रोती रहती है। फिर उसके बाद भगवान ने मुझे 2 जुड़वा बेटी दी थी, मगर मुकुल ने कभी भी मेरी बेटियों से वैसी मोहब्बत नहीं की जैसी तुमसे करता था। भगवान जानता है, मैं तुम्हें हमेशा सगी माँ बनकर पाली थी, बल्कि मैं तो तुम्हारी एहसानमंद थी कि तुम्हारी वजह से मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई थी। एक दिन तुम खेलते-खेलते गिर गई तो मुकुल ने मेरे मुँह पर थप्पड़ दे मारा। उस दिन के बाद तुम मुझे रवीना लगने लगी थी और मुझे तुमसे नफ़रत हो गई। मैंने सोच लिया था कि मैं तुमसे इस बात का बदला ज़रूर लूँगी और देखो मैंने तुमसे बदला ले लिया है। लेकिन मैं अब भी खुश नहीं हूँ, बल्कि मुझे अब अपने आप से भी घिन आने लगी है। तुम तो मेरी बेटी थी ना शीतल, फिर मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी माँ बेड से उठकर मेरे पाँव में गिरकर मुझसे माफ़ी माँगने लगी। मैंने जल्दी से माँ को उठाया। मैंने कहा, माँ, आप मुझसे एक सौदा कर लें। आप मेरी माँ रवीना को माफ़ कर दें, मैं आपको माफ़ कर दूँगी। माँ रोते हुए बोली, जा मलाइका, मैंने रवीना को माफ़ किया। मेरी आँखों में भी आँसू आ गए थे। मैंने उस औरत के लिए मरने के बाद की राहें साफ़ कर दी थी, क्योंकि मेरी माँ रवीना ने जो कुछ भी किया था गलत किया था। उन्हें अपनी बहन के हक पर डाका डालना नहीं चाहिए था। जब मेरी माँ रवीना को पता था कि उसकी बड़ी बहन का रिश्ता बचपन से ही मुकुल के साथ तय है, तो उसे एकदम मुकुल की तरफ बढ़ाना नहीं चाहिए था और अगर मेरे बाप मुकुल ने रवीना की तरफ कदम बढ़ाए भी थे, तो उसे भी उसी समय मेरे पापा को
रोक देना चाहिए था। गलती सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी माँ रवीना की थी। मैंने अपनी माँ मनीषा से कहकर अपनी माँ को माफ़ करवा दिया था, जैसे ही कि भगवान भी मेरी माँ रवीना को माफ़ कर दे। मैंने अपनी माँ को भी माफ़ कर दिया और आज मेरी माँ ने सच्चे दिल से आगे बढ़कर मुझे गले लगा लिया था। अस्पताल से छुट्टी लेकर जब वह हम लोगों के घर आए, तो माँ यह देखकर हैरान हुई कि घर में शादी वाला कोई माहौल नहीं था। मैंने माँ से बताया कि मैंने सिर्फ़ आपको ठीक करने के लिए आपको दिमागी तौर पर परेशान किया था और देखिए आप ठीक हो गईं। मैंने रिया और सिया की कहीं भी शादी तय नहीं की है। यह सुनकर मेरी माँ खुश हो गई थी। कुछ ही महीने बाद मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता ढूँढा और बहुत ही धूम-धाम से मेरी शादी विनय के साथ कर दी। विनय भी बहुत अच्छा पति साबित हुआ, मुझे बहुत मोहब्बत करता था और इतना अच्छा पति पाकर मैं बहुत खुश हुई थी। दोस्तों, आप लोगों को आज की हमारी कहानी कैसी लगी? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, हँसते मुस्कुराते रहिए।